मेरी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे। मेरा पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी नाइट ड्यूटी होती थी। मेरे ससुराल में मैं और मेरी सास ससुर और मेरे पति और एक छोटा देवर और एक ननद रहते थे। मेरा देवर हर रोज़ एक नई फिल्म लेकर आता था जिसे मेरी ननद और वो अकेले बैठकर देखते। एक दिन मैंने देखने की जिद की तो देवर ने कहा, यह तुम्हारे देखने वाली फिल्म नहीं है। मैं हैरान थी क्योंकि वो दरवाजे को कुंडी लगाकर देखते थे। मैं रात में वैसे भी बोर हो जाती थी क्योंकि मेरा पति सुबह आते थे और तब तक मैं कमरे में अकेली ही होती थी। मेरा देवर और ननद दोनों ही मुझसे बहुत कम बातें करते थे। देवर जब भी रात को घर आता तो कोई ना कोई फिल्म की सीडी जरूर लाता और फिल्म मेरी ननद और देवर दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था जो मेरे देवर के कमरे में ही होता था। मुझे उनकी ये हरकत बहुत अजीब लगती थी। भला ऐसी कौन सी फिल्म थी जो बंद कमरे में सबसे छुप के देखी जाती थी? मैं सोच कर रह जाती। मैं कभी कभी सोचती कि इसके बारे में अपने पति से बात करूं। फिर ये सोचकर चुप हो जाती कि कहीं मेरे पति ने ये समझे कि उनके भाई से बहन से जलन कर रही हूँ। वैसे भी आजकल तो बेचारी भाभी बिना वजह बदनाम हो जाती है। एक दिन मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे पति ड्यूटी से वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोकर किचन में चली गई। फिर जल्द ही सबके लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखे अपने कमरे में ही ले आई। तब तक मेरे पति भी मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गए। मैंने कमरे में आते हुए कहा, आ जाइए नाश्ता कर ले। मेरे पति मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से ट्रे लेते हुए धन्यवाद कहा तो मैं भी मुस्कुरा दी। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, हाथ पैर कैसी चोट है? मैं हैरान हो गई और बोली, कुछ नहीं, कल किचन में खाना बनाते वक्त हाथ जल गया और मैं बताना भूल गई। फिर रात खाने के बर्तन धोए तो पानी की वजह से छाला बन गया। मेरे पति ने कहा, ध्यान से काम किया करो। मैंने मुस्कुराते हुए ड्रामा ही अंदाज में कहा, जैसा आपकी आज्ञा। मेरे पति ने कहा, छोटी को कहा करो कि तुम्हारे घर के कामों में मदद किया करे। मैं कुछ सोचते हुए चुप हो गई। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ? बोली, मैं आपकी बहन को तो सारा दिन अपने कमरे में रहती है और रात होते ही आपके भाई आ जाता है। फिर तो दोनों कमरा बंद करके ही बैठते रहते हैं। वो मुझसे बात तक नहीं करती तो मैं काम कैसे कहूँ? मेरे दिल में आई बात फौरन अपने पति को बता दी। मेरे पति ने सोचते हुए जवाब दिया, चलो मैं खुद कह दूंगा। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा अभी नाश्ता करके आराम कर लीजिए, क्योंकि मैं नाश्ता थी जानती थी वो थके हुए आए होंगे। मेरे पति ने कहा, तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैं कमरे की लाइट बंद की और बर्तन समेटे किचन में आ गई और मैं अपने कामों में लग गई। मैं अभी हॉल की झाड़ू पोछा करके थकी हुई सांस लेने के लिए 2 मिनट हॉल में रखे चारपाई पर ही बैठी थी कि मेरी ननद आ गई। भाभी नाश्ता बना दो, उसने तेज अंदाज से कहा। मेरी ननद की बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे सामने वाला उसका नौकर हो और वो मालकिन हो। मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं कहती किससे? अगर अपनी सास से कहती तो वह कहती मेरी बेटी से बहस कर रही है। मैं घर का माहौल ना हो इसलिए चुप रहती। मैं चुपचाप किचन में आ गई। मैंने नाश्ता बनाकर अपनी नंद के सामने रख दिया। जब तक मेरा देवर भी उठ गया था, फिर मैंने उसको भी नाश्ता बना कर दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर के सामने बहुत कम जाया करती थी क्योंकि मुझे उसकी नज़रें बहुत अजीब लगती थी। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ में बहुत दर्द उठ रहा था। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। इतने में मेरे पति की आंख खुल गई। मेरे पति ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने पति को बताया कि वो किचन में काम कर रही थी तो जले पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। मेरे पति ने कहा, अरे तुम रहने देती, बिट्टू कर लेती, लाओ अपना हाथ दिखाओ। मेरे पति ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए देखा और फिर जिद करके मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांधी और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दी। हॉस्पिटल से घर आई तो घर वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था।
नाश्ते के बर्तन जो मैंने अपनी ननद और देवर को दिए थे वैसे ही हॉल में रखे टेबल पर पड़े हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन खामोश थी। तभी मेरे पति ने चेयर पर बैठते हुए पूछा, ये बर्तन अब तक यही रखे हुए हैं? मैंने कहा, हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी बहन और भाई को नाश्ता दिया था तो वो बर्तन ऐसे ही छोड़कर चले गए। मैं भी उठा देती हूँ और बर्तन समेटकर वॉश बेसिन में रखने चलने गई। तुम रहने दो, डॉक्टरों ने तुम्हें काम करने से मना किया है वरना चोट नहीं भरेगी। और मुझे चेयर पर बैठने का इशारा किया तो उनके पास बैठ गई। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज़ दी। मेरे पति अपनी बहन को बिट्टो कहकर पुकारते थे। उनके साथ शुरू से ही आदत थी वरना उनकी बहन कहीं से बिट्टू नहीं लगती थी। वक्त पर शादी हो जाती तो अब तक तो छोटे छोटे बच्चों की माँ होती। जी भाई, मेरी ननद मोबाइल चलाते हुए गुस्से के अंदाज में पूछने लगी। मेरे पति ने मेरी ननद से कहा, ये बर्तन समेट कर किचन में ले जाओ और इन्हें धोकर भी रख देना। वो गुस्से से अपने भाई की तरफ देखी। मेरे पति ने कहा, इतना हैरान होने की बात नहीं है, तुमने खाना खाया है ना, धोकर भी रख सकती थी। दोनों अपने ही दुनिया में मगन रहते थे, ना ही बात करने कि उन्हें तमीज़ था। जबकि उनकी मेरी ननद और मेरे देवर के बराबरी में मेरे पति बहुत ही अच्छे से बात करते थे। मुझे तो कभी कभार लगता था कि मेरे पति की मम्मी ने उन्हें ज़रूर कहीं से गोद लिया होगा या फिर मेरे देवर और नंद को खुद की सोचकर अपने ही सोच पर हंस देती थी। शाम को मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले गए तो मैं हॉल में बैठकर गई तो मेरी ननद किचन में थी, क्योंकि मेरे पति ने मेरी ननद को सख्ती से मना किया था कि मुझे घर का कोई काम नहीं करने देना। अपने भाई की बात मानते हुए आज वो किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। भाभी, मैं, मेरे देवर ने कहा तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो सीधा मेरी नंद के कमरे में चला गया। लेकिन जब मेरी नंद को कमरे में ना पाया तो आवाज़ें देने लगा। फिर मेरी नंद ने किचन से आवाज़ लगाई तो वो किचन में चला गया। दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। मैं हॉल में रखी सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर अचानक से मेरे देवर का फ़ोन बजने लग गया तो वो कोई सीडी मेरी नंद को दिया और फ़ोन कान से लगाए घर से बाहर निकल गया। मेरी नंद ने खाना पकाते हुए वो सीडी वही किचन में रख दी। मैं किचन के बाहर रखी टंकी से पानी ले रही थी, लेकिन मेरी नज़र इन दोनों पर थी। मैं किचन में आ गई। मेरी नंद सब्जियां काट रही थी। मैं उनसे बातें करने लगी। वो मुंह बनाए कुछ बातों का जवाब देती और कुछ को इग्नोर कर देती। मैंने उसकी नज़रों से बचकर वह सीडी अपने पल्लू में छिपा ली। मैं किचन से बाहर निकलने लगी थी कि वो सीडी मेरे पल्लू से निकलकर ज़मीन पर गिर गई। मेरी नंद ने फ़ौरन मुझे देखा। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, ये सीडी कहाँ से आई है? और वो सीडी उठाई ताकि मेरी ननद मुझ पर शक ना हो। मैं इस पर और अपने देवर पर नज़र रख रही हूँ। ये मेरी है, मुझे दीजिए। मेरी नंद झट से मेरे हाथ से वो सीडी छीन ली और जल्दी से वो सीडी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सबने खाना खा लिए तो मेरी ननद और मेरे देवर हमेशा की तरह अपने कमरे में कोई फिल्म लगा ली थी और दरवाजे को कुंडी लगा ली। मैं बोर होते हुए अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। फिर अपने घर पर फ़ोन मिलाकर बातें करने लगी और फिर पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर हमेशा की तरह कामों में व्यस्त हो गई। फिर काम पूरा करके कमरे में आई तो मेरे पति ने कहा कि जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं अपने मायके चली जाऊं ताकि मुझे आराम मिले और हाथ जल्दी ठीक हो जाए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बैग में कुछ कपड़े रख लिए और अपने पति के साथ अपने मायके चली गई। मैं सुबह उठी तो मेरे पति की कॉल आ गई। थोड़ी देर उनसे बात की। वो थके हुए थे, सो गए। मम्मी ने मुझे नाश्ते के लिए बुला लिया। मैं नाश्ते के लिए हॉल में गई। मम्मी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। फिर हमने सबने एक साथ नाश्ता किया। मैं धीरे से बर्तन समेटने लगी। मेरी बहन ने मुझसे कहा, अरे दीदी बैठे रहो, ये काम तो मैं कर लूँगी। मैंने कहा, वहाँ भी तो करती हूँ ना, यहाँ भी कर लूँगी। मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा,
नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आराम के लिए आई हो तो आराम करना, वरना जीजाजी क्या कहेंगे कि मेरी सास और साले ने मेरी पत्नी को आराम भी नहीं करने दिया और मेरे हाथ से बर्तन लेकर किचन में चली गई। मैं अभी वही ऐसे ही बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, तब मालूम हुआ कि मेरी दोस्त थी जो हमारे ही गांव में रहती थी। उसे मेरे आने की खबर मिल गई थी। वो मुझसे मिलने आई थी। मेरी दोस्त ने मुझसे गले मिलते हुए कहा कि कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। मैंने हॉल में रखे सोफे पर बैठने को कहा तो वह बैठ गई। फिर मैंने उसके साथ बैठी। मेरे दोस्त ने मुझसे मुंह बनाते हुए कहा कि तुम भूल गई हो। मैंने कहा, बस यार, शादी के बाद इंसान घर की जिम्मेदारियों में बन जाता है। और वो हंसते हुए बोली, दूल्हे भैया ने रुकने के लिए कैसे भेज दिया? किचन से निकलते हुए मम्मी बोली, वो इसका हाथ जल गया था, ने इसलिए आराम करने के लिए आई है, वरना अब भी उसे अपनी मम्मी की कहाँ याद आनी थी। मैंने मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मी, अब बस करें। मम्मी ने हंसकर कहा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, और खुद दोबारा किचन में चली गई। फिर मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों पुरानी बातों में घुल गए। और मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें याद है एक पिंकी आंटी हमारे गांव में ही रहती थी? उन्होंने अपने पति के मरने के बाद मास्टर चाचा से शादी कर ली। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? मेरी दोस्त ने बताना शुरू किया कि पिंकी आंटी ने जब मास्टर चाचा से शादी की थी तो उससे पहले मास्टर चाचा का बेटा था, जिसके बारे में हमेशा गांव में सुनते रहते थे कि किसी न किसी से झगड़ा हो गया है। मैंने कहा, हाँ ये सब बातें तो मुझे याद है। मुझे तो शुरू से ही मास्टर चाचा का बेटा खतरनाक लगता था। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ? एक दिन पिंकी आंटी उस लड़के के कमरे में चली गई तो उन्होंने देखा कि वह अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर लड़कियों का फ़ोटो देख रहा था। उस लड़के को जैसे ही मालूम हुआ कि पिंकी आंटी ने उसे देख लिया है तो वो उससे डरने की बजाय पिंकी आंटी को ही धमकियाँ देने लगा कि उन्होंने अगर किसी को भी यह बात बताई तो उनके साथ अच्छा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी पिंकी आंटी ने चाचा को बता दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा और वो लड़का गुस्से में घर छोड़ दिया। एक दिन पिंकी आंटी ने किसी काम से घर से बाहर गई थी। उनके पहले पति से उनकी जो बेटी थी उस लड़के ने पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती कर ली। उनकी बेटी उसी वक्त से पागल सी हो गई है और वो लड़का तभी से फरार है। बेचारी पिंकी आंटी बहुत रोती है। मैं तो ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने अपनी दोस्त से कहा, मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त अपने घर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग से ये सब बातें नहीं निकल रही थी। फिर मैं अपनी दोस्त के साथ पिंकी आंटी के घर चली गई। मुझे उन्हें देखकर बहुत दुख हो रहा था। जवान बेटी का पागल होना उनके लिए बहुत बड़ा दुख की बात थी। मैं उनको कुछ दिन पहले ही देखी थी। वो इस वक्त क्या से क्या हो गई थी। फिर मैं घर आ गई। कुछ दिन मायके रुकने के बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ घर आ गई। मेरा हाथ भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरे पति मुझे घर छोड़कर अपनी नाइट ड्यूटी पर चले गए। मुझे पानी की प्यास लगी थी तो किचन में रखे फ्रिज से पानी लेने चली गई। पानी की बोतल और गिलास लिए अपने कमरे में आ रही थी कि मेरा देवर नंद के कमरे के सामने से, क्योंकि किचन और मेरे कमरे के बीच में मेरी नंद का कमरा था, मुझे कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी धीरे थी कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने टीवी में किसी की रोती हुई लड़की की पक्की वीडियो लगाई हुई है। मैं कुछ और सुनने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैं गिलास उठा ही रही थी कि मेरे देवर ने दरवाज़ा खोला और गुस्से से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जल्दी से कहा, पानी लेने आई थी। अपने कमरे में ही जा रही थी। गिलास गिर गया है। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मेरी ननद बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था वो मुझे देखकर घबरा गई। उस कमरे से अजीब आवाज़ें आ रही थी। मेरी ननद ने मुझे देखकर फ़ौरन टीवी बंद कर दिया। अब खड़ी क्यों है?
जाए अपने कमरे में, मेरे देवर ने कहते हुए मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अजीब बदतमीज है। मैं मुंह में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। बैठी ही थी कि मेरे पति की कॉल आ गई। कुछ देर उनसे बात करने के बाद मैं भी सोने के लिए लेट गई। बार बार मेरे दिमाग में अपनी दोस्त का बात घूम रही था। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मेरी नंद और देवर भी कोई गंदी फोटो या वीडियो देखते हो? तभी तो मुझे आने नहीं देते, वरना ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है जिसको सबसे छुप कर देखा जाए? लेकिन ये तो कितना बड़ा पाप है ना। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है या ये सब मेरा वहम है? लेकिन ऐसी कोई बात ना होगा। इन दोनों की आदत ही ऐसी हो, सबसे अलग रहने की, तभी वो दोनों मुझसे ज़्यादा खुलते मिलते नहीं हैं और इसलिए यह मुझे अपने साथ फिल्म नहीं दिखाते। लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सवाल बैठ गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ये सब बातें सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगा था। मैं नींद की दवा ले ली और सो गई। सुबह उठी तो हमेशा की तरह वक्त पर मेरे पति नाइट ड्यूटी से आकर सो गए थे। ड्यूटी से उनके आने पर मेरी आँख ही नहीं खुली थी। मैं अपने पति को चादर ओढ़ा दी और स्नान करने चली गई। नहा धोकर तैयार हो गई और नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। नाश्ता बनाया, तब तक मेरे पति भी उठ गए। मैंने साथ ही दोनों के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखे। कमरे में आ गई और मैं मेरे पति नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मैं अब तक इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। मेरे पति ने पूछा कहाँ गुम हो, तो मैंने सोचा उन्हें सारी बात बता दूं, लेकिन सब मेरा वहम हुआ तो मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं उन्हें उनके भाई और बहन के बारे में कितना गलत सोच रही हूँ। मुझे पहले सब कुछ पता करना होगा, फिर किसी से कुछ कहूँगी। मैंने दिल में सोचा और कुछ नहीं कहकर नाश्ता करने लगी। अगली रात मैं उनके आने से पहले ही उनके कमरे में चली गई और छुपकर कमरे में ही बैठ गई, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। कुछ ही देर बाद मेरा देवर और नंद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर कुंडी लगा ली थी। मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मेरे देवर ने अपनी जेब से एक सीडी निकाली और लगाई। मैं फिल्म शुरू होने का इंतजार कर रही थी कि क्या ये सब है या सिर्फ मेरा वहम है। आज सब मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म लगाई, मैं देखकर ही सोच पर शर्म से पानी पानी हो गई। वह फिल्म तो कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि वो तो किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी। देखने से मालूम हो रहा था कि कोई छोटा सा कमरा है जिसमें एक दरवाज़ा और एक खिड़की नज़र आ रही। उसमें बहुत सारे बच्चे थे, जिन सब की उम्र 5 से 6 साल से 16 साल तक की थी। उनमें लड़के लड़कियां दोनों थे और वो एक कमरे में पड़े हुए थे। इन्हें देखने से मालूम हो रहा था कि जैसे उन्हें बहुत दिन से पकड़कर यहाँ रखा हुआ हो। इनमें से एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी और साथ साथ कह रही थी कि उसकी माँ बीमार है और वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो लड़की लगभग 16 साल की थी। उसकी आवाज़ में पहचान गई थी। जिस दिन मैंने कमरे के बाहर से आवाज़ें सुनी थी तो इसी लड़की की थी। मैं तो ये सब देखकर दंग रह गई थी। मेरा देवर और मेरी नंद इतने घटिया थे। वो इतना गिरा हुआ काम करते थे, लोगों के बच्चे पकड़कर कैद करते थे। मेरी नंद के पास किसी का फ़ोन आया तो वो उससे बातें करने लगी। शायद बच्चे को दूसरे जगह भेजने वाले थे। मेरे देवर ने कहा कि कल सारे बच्चे को मुंबई में सप्लाई कर देना ताकि दूसरे बच्चे को रखने की जगह बने। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों सो गए। मैं बिना आवाज़ किए कमरे से निकली और अपने कमरे में आ गई। वो सब देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या नहीं। मुझे उन सब बच्चों को बचाना था। मैं सारी रात कमरे में टहल कर जागती रही। जब सुबह हुआ, कुछ देर बाद ही मेरे पति घर आए। मेरे पति ने पूछा कि क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो। फिर मैंने डरते डरते सारी बातें उन्हें बता दी। पहले तो मेरे पति को ये सब झूठ लगा, उन्होंने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। लेकिन मैंने उनके साथ मिलकर एक उपाय बनाया। उन्हें भी इस रात कमरे में लेकर छिप गई। वहाँ की सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली।
मेरा पति तो इसी वक्त उनके सामने आ गए और उन्हें अपने सामने देख मेरी ननद और देवर के होश उड़ गए, क्योंकि मैंने और मेरे पति ने उनकी सारी सच्चाई रिकॉर्ड कर ली थी। मेरे देवर ने मेरे पति को मारने के लिए एक लोहे का पाइप उठाया। वो पाइप बड़ा मौजूद बिजली के तार में लग गया। मेरी ननद उसे बचाने दौड़ी तो उसे भी बिजली ने पकड़ लिया। वो दोनों भगवान को प्यारे हो गए। हमने वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी और उन बच्चों को छुड़ा लिया और सारे बच्चों को अच्छे से उनके घर पहुंचा दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हम दोनों पर अब 2 बच्चे भी हैं और वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सच का साथ दिया, जिसकी वजह से मेरे देवर और नंद दोनों अपने किए की सज़ा भुगत चुके थे। इंसान कितनी ही होशियारी से गलत काम क्यों ना कर ले, वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इन दोनों ने ना जाने कितने माँ बाप की बद्दुआ ली थी जो आज इस हाल में थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।